अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। शहनाज़ीन, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब हल्फ उठाया तो उसके बाद उन्होंने अपनी पहली ही समाअत के दौरान ये कहा था कि बतौर चीफ जस्टिस ये कोशिश होगी कि ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। और अब उन्होंने एक और मुकदमे की समाअत के दौरान ये कहा है कि अपने जहन से ये बात निकाल दें कि अब मुकदमात में इल्तिवा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब से केसेस में इल्तिवा देने का तसव्वुर ख़त्म समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो कि ज़ेरे इल्तिवा हैं और इनकी जो तादाद है वो 54,965 से बढ़कर अब 56,544 तक हो गई है। तो क्या नए चीफ जस्टिस की जानिब से ये इक़दामात इंसाफ के हुसूल के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होंगे और साइलिन को इंसाफ की कितनी उम्मीद है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI जो कि ज़ेरे हिरासत हैं उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा मअतल हो गई थी, मगर साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी, जिसकी वजह से अभी तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी है। आपको ये भी बताएं कि अभी तक वो ज़ेरे हिरासत हैं। साइफर केस में दरख्वास्त ज़मानत की समाअत पर भी एक अहम फैसला है जो कि महफूज किया गया है। दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत जो है वो इन कैमरा होगी या नहीं होगी, इस हवाले से फैसला महफूज किया गया है और वो भी जल्द सामने आ जाएगा। इसके अलावा चेयरमैन PTI के वकील नईम पंचोता की जानिब से भी एक तहफ़्फ़ुज़ात का उनकी जानिब से इज़हार किया गया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आज जैसा कि अदालत में चेयरमैन PTI को पेश नहीं किया गया है तो ये सिर्फ एक बहाना है, अडियाला जेल में है या अटक जेल में है, इस हवाले से भी उन्होंने बताया कि कुछ कन्फ्यूजन है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि बुशरा बीबी के साबिका शौहर खावर मानिका को FIA ने आज हिरासत में ले लिया। वो बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और अब उन्हें एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया है। साथ ही साथ अब जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, सियासी जमातों की जानिब से जो इंतखाबी मुहिम है उनका आगाज़ कर दिया गया है। काफ लीग की जानिब से ये कहा गया है कि नून लीग के साथ जो है वो हम मैदान में उतरेंगे, हम पीपल्स पार्टी के साथ अभी तक सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात नहीं हुई है। अब इंतखाबात की तैयारियाँ तो ज़ोरों शोर से जारी हैं। नून लीग के कायद भी वतन वापस आने को हैं और अब देखना होगा कि कोई सियासी जमात क्या अकेली हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। इसके अलावा नून लीग और PP में क्या हुकूमती इत्तेहाद हो सकता है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है और क्या तहरीक इंसाफ जो दीगर बड़ी सियासी जमातें हैं उन्हें टफ टाइम देने की पोजीशन में है कि नहीं, और कौन सा ऐसा इंतखाबी इत्तेहाद है जो कि आवाम के लिए आगे चलकर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ बताइएगा, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि अब जहन से ये तसव्वुर निकाल दें कि ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात जो हैं वो नहीं रहेंगे और जो कार्रवाई है, इंसाफ फराहमी का जो हुसूल है वो तेज़ी से चलेगा। आवाम को अब कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, बिल्कुल अवाम को अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए क्योंकि इस टाइम जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी इनिंग का शुरुआत की उसमें बड़ी क्लियर हेडेड के साथ वो आए और हमने देखा कि जिस तवातुर के साथ बेंचों पे केसेस फिक्स हो रहे हैं और जिस तरीके से केसेस की सुनवाई हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस एक नुक्ते पे मुत्तफिक हैं कि अवाम को रिलीफ देना चाहिए, ऑन वॉर फुट रिलीफ देना चाहिए और ऐसे रिलीफ देना चाहिए कि अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नजर आना चाहिए और केसेस देखने चाहिए, फेसेस नहीं देखने चाहिए। क्योंकि माजी में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमेशा तनकीद यही की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने फेसेस देखे, केसेस नहीं देखे। बिल्कुल। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जो बेंचेस लग रहे हैं, जो केसेस लग रहे हैं, उस के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो कहा कि एक पेशी पे नोटिस जारी होंगे और दूसरी पेशी पर फैसला होगा। अमूमी रवैया ये है कि लोग जो है वो अपने केसेस के ऊपर स्टे ले लेते हैं, हुक्म इत्नाई लेके, फिर उसके बाद पेशियों पे पेशी लेते हैं और केसेस कंक्लूड नहीं होते और पता ये लगता है कि जिसको इंसाफ मिलना था या तो वो दुनिया से गुजर गया या वो अपनी सजा पूरी कर चुका, या हिम्मत हार बहुत गया। सारे केस। तीसरा ये भी होता है। बिल्कुल, ये तमाम चीजें सूरत हाल जो है वो हमने माजी में रिपोर्ट्स की और मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे प्राइमरी काम है वो ये है कि वो केसेस को सुने
और केसेस की रेशो जो है वो नीचे आनी चाहिए और पता लगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केसेस बिला तफरीक लगा रही है और उसके ऊपर फैसला कर रही है। और आप यकीन कीजिए कि जब आप केसेस की सूरत देखेंगे और जैसे जैसे केसेस फिक्स होंगे तो आपको बहुत सारे केसेस ऐसे लगेंगे कि खामखा किसी सरकारी महकमे ने अपनी हुज्जत तमाम करने के लिए हुक्म इम्तनाई ले लिया, किसी शख्स ने किसी महकमे के खिलाफ हुक्म इम्तनाई ले लिया, किसी ने सर्विस की सस्पेंशन के खिलाफ हुक्म इम्तनाई ले लिया और किसी ने अपनी नौकरी खत्म होने की वजह से हुक्म इम्तनाई ले लिया। मेजर जो केसेस है वो सारे लगे हुए हैं और वो स्टेटस को चल रहे हैं। अगर ये केसेस ऑन वार फुट डिसाइड होते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो केसेस की रेशो नीचे आएगी, दूसरा ये है कि लोगों को और बिलखसूस वकला जो है उनको इस बात का इदराक हो जाएगा कि हमने अपने केसेस को बाकायदा तैयार करके और जाना है ताकि केस कंटेस्ट करना है, ना कि सिर्फ पेशियां लेनी है और अपने फाइल से उन पेशियों की बाद में जो है वो फीसिस लेनी है। बिल्कुल। सो मैं ये समझता हूँ कि काजी फाइसा साहब का ये जो ऐलान है, इसको मैं तो ऐलान ही समझता हूँ कि वकला ये बात ध्यान में रखें कि एक दिन नोटिस जारी होगा और अगले पेशी पे जो फैसले होंगे, मैं ये समझता हूँ कि अगर हफ्ते के अंदर 10 केसेस का भी फैसला होना शुरू हो जाए, 20 केसेस का भी फैसला शुरू हो जाए, तो आप देखिएगा कि ये महीने का जो इम्पैक्ट आएगा वो 100-200 केसेस के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वहां पर तमाम बेंचेस चल रहे हैं और कन्विक्शन के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो बेंच तश्कील दिए जा रहे हैं वो इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि जो सिविल के बेंच केसेस है उनको बाइफिक्रेट करके सिविल के बेंचेस में लगाया जाए और क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरफ लगाया जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि आप सिविल के क्रिमिनल के केसेस जो है उनको सुनिए, ना कि आप सियासी केसेस को सुनते रहे और उसकी बातें चलती रहे और उसमें कोई हासिल वसूल भी ना हो। मैं समझता हूँ कि इस स्टेप को बहरहाल इंडोर्स करना चाहिए और ये एक पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है, बहरहाल वकला के लिए गालबन खुशखबरी हो या ना हो। ठीक है, इस पर मुनव्वर आपका क्या मौकिफ है? चीफ जस्टिस के इन इक़दामात से फौरी इंसाफ का हुसूल मुमकिन होगा? और जैसे कि हमने जिक्र किया कि 56,544 केसेस हैं जो कि ज़ेर इल्तिमा हैं, अब हल होने के करीब हैं। देखिए, ये तो अब बड़ा अच्छा ऐलान कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और मेरा ख्याल है वो अपने ऐलान के ऊपर वो पूरी स्पिरिट के साथ अमल भी करेंगे और साथ ही जजेस पे भी उनका फोकस होएगा कि वो भी अपने अपने जो ज़ेर समाअत मुकदमात हैं उनका अर्ली डिसीजन करे। तो ये इससे जो इंसाफ में ताख़ीर, इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ वाला मामला है वो उसकी भी सच्चाई परखी जाएगी, क्योंकि अभी तक वो अवाम ही ये बात समझ रहे थे, लेकिन अब ये जुडिशरी की तरफ से भी इसकी कबूलियत आ गई है कि इंसाफ में तख़ीर, इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। तो ये वाला मामला तो इससे अल्टीमेटली जो अवाम को बड़ा फ़ायदा होगा और उनके केसेस जो हैं फौरी समाअत के लिए मुकर्रर भी होंगे और उनके अर्ली समाअत के बाद फैसले भी आ जाएंगे। तो ये वाला मामला कि 20-20, 40-40 साल मुकदमा लटके हुए हैं और वो पिटिशनर जो है वो फौत हो गया है या जो अपील कुनिंदा था वो उस सजाए मौत पा गया और बाद में अदालत ने बरी कर दिया, यह बंदा जेल कस्टडी में 20 साल पहले फौत हो गया और बाद 20 साल बाद अदालत उनको बरी कर रही है कि वो बेगुनाह है। तो इस तरह के मामलात में यकीनी तौर पे अदालत की भी सुबकी हुई थी। तो ये इससे अदालत की इज्जत और तौकीर वो बढ़ेगी और ये अब उनके चीफ जस्टिस के साथी जजेस के ऊपर भी ये थोड़ा प्रेशर होगा कि वो भी अर्ली समाअत करें और जो बिला वजह से जो एक स्टे की एप्लीकेशन आ जाती है तो उसके ऊपर जो स्टे दिए जाते हैं और मुकदमा लटक जाते हैं, उससे यकीनी तौर पे मुकदमात की शरह जो है वो कम होगी और नीचे हाई कोर्ट्स के ऊपर भी ये प्रेशर बढ़ेगा कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर वहाँ से भी ये बात हो सकती है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में ठीक समाअत की थी, ठीक फैसला दिया था या नहीं दिया था। तो ये मामला ये बिल्कुल इसका असर हाई कोर्ट्स तक भी आएगा। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली तो अपीलेट कोर्ट है कि भी अगर किसी फैसले में हाई कोर्ट ने किसी फैसले में कोई कमी कोताही छोड़ दी है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सके, तो यहाँ पे फैसले भी दुरुस्त होंगे और इससे साइलिन की तादाद भी कम होगी। ठीक है इम्तियाज साहब, इस ऐलान से या जो ये इकदाम उठाया जा रहा है जिसका ऐलान किया गया है, आवाम का एतमाद अदलिया पर कितना बहाल होगा और आम साइलिन को इसका कितना फ़ायदा पहुँचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिलाशुबा एक बड़ा फ़ैसला है, बड़ा ऐलान है कि भाई आप, क्योंकि देखें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
और सुप्रीम कोर्ट ख़ास तौर पर एपलेट अथॉरिटी है। वो चीफ जस्टिस साहब ने जो बात कही फायज़ ईसा साहब ने कि जनाब यहाँ तो फ़ाइल आती कंप्लीट है, सिर्फ अपील होती है और अपील में एक ख़ास बात दी जाती है कि क्या उनके साथ ज़्यादती हुई है जो उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आया या उनके अगेंस्ट फैसला आया है। सिर्फ एक दो चीज़ें होती हैं, वो रीज़न सॉलिड रीज़न के साथ, अदरवाइज़ पूरी की पूरी फ़ाइल होती है। ये कहना कि जनाब मैं मज़ीद आपको एविडेंस दूंगा, डेट लेना, ये गलत, ये बिल्कुल सॉलिड बात की जो कि अपील सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मुनासिब थी। लेकिन जो आपने सवाल किया कि इससे आम साइल का क्या फ़ायदा होगा, मैं समझता हूँ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने नज़ीरी फ़ैसले जो एग्जाम्पल जिनकी दी जा सके और नीचे तक आए, जब तक वो ऐसे कोई फैसले नहीं होंगे या लेजिस्लेशन के लिए वो इस मामले में काम नहीं करेगी, आम आदमी को कोई फ़ायदा, आम रिलीफ नहीं मिलेगा। उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 56,000 केसेस पेंडिंग है और पूरे मुल्क में शायद 56 लाख होंगे जो पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमात आते हैं जो चीदा होते हैं, जो बहुत चीदा होते हैं, जो हर तरफ से होते हैं, जिसकी सकत होती है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की। तो इस जो फायज़ ईसा साहब हैं, इनकी जो 13 माह की मुद्दत है, अब इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे, असेंबली भी आ जाएगी, तो जहां लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे जो खुला के केसेस होते थे, डिवोर्स के केसेस होते थे, माजी में ये होता था कि लड़का या लड़की के वालिदैन या लड़के के वालिदैन दूसरी फैमिली को रुस्वा करने के लिए पिटिशन फाइल करते थे और डेट लेके घूमते रहते थे, या उसमें बार बार यानी डेट ली जाती थी, उसकी वजह से सालों होता था, तो मुकदमा चलता था। तो मगर फिर बाद में फिक्स किया, उसकी मुद्दत का मुझे इल्म नहीं है, मुद्दत फिक्स की गई, उसके अंदर खुला या डिवोर्स का फैसला होता है, इसका रिजल्ट निकलने लगे। इसी तरह तमाम मुकदमात, कत्ल का मुकदमा हो तो कितने, जो चाहे सिविल मजिस्ट्रेट हो, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, सेशन हो, एडिशनल सेशन हो, हाई कोर्ट हो, उसमें तय कर दिया जाए कि कौन सा मुकदमा। और ये एहतसाब अदालत ख़ास तौर पर, एहतसाब अदालत का एक्ट है, शायद 120 दिन या कितने दिन में फैसला होना चाहिए, नहीं होता, वो भी सालों चल रहा होता है। तब तो एक आम साइल को कोई फायदा होगा। शुमाइला, डेट इन ऑफिस यानी अगली डेट का ना देना, स्टे, बेल बिफोर अरेस्ट, बेल आफ्टर अरेस्ट, सही, नॉट बिफोर मी, ये मजिस्ट्रेट के असखुद इख्तियारात हैं जिसको वो एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। देखें, कोई भी जज, उसके पास ये इख्तियार है, वो कोई मुकदमा सुनने से माजूरी जाहिर कर दे, कोई भी रीजन, लेकिन सॉलिड रीजन के बगैर नहीं होना चाहिए, जो खुद जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने प्रूव किया था कि सॉलिड रीजन के साथ वो प्रोसीजर, और ये जो अभी पेंडिंग है केस, उसमें नहीं बैठे। ये सिर्फ ये 56,000 मुकदमात सॉल्व करने से मसला नहीं होगा, लेकिन आपको लेकिन अगर इस पे अमल दरामद हो गया तो एक बहुत बड़ी तब्दीली नहीं, ऐसे फैसले आने पड़ेंगे। शुमाइला, पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला होता है, हाई कोर्ट में, या ये नीचे से आए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेशन, हाई कोर्ट, अलग-अलग फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो साइफर केस में दरख्वास्त जमानत की जो समाअत है वो इन कैमरा होगी या नहीं होगी, इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है। इसके अलावा ये हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि चेयरमैन PTI को क्यों अभी तक अडियाला जेल में मुंतकिल नहीं किया गया है, अटक जेल से। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल करें, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। नईम पंजोता जो कि चेयरमैन PTI के वकील हैं, उनकी जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, कुछ उन्होंने कन्फ्यूजन भी जाहिर की है। मुनव्वर भाई बताइएगा, क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले सियासत के मैदान से बाहर हो जाएगी, और जो उनके वकील की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट है? जी, ये मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ वो आइंदा इलेक्शन से बाहर हो जाएगी। ये इस तरह का हक तो किसी भी
सियासी जमात को उससे महरूम नहीं रखना चाहिए और ना ही रखा जा सकता। ये दस्तूर पाकिस्तान इस बात की गारंटी करता है कि अभी कोई भी सियासी जमात जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है उसको वो ये हक हासिल है कि वो आम इंतखाबात में वो हिस्सा ले। मुनव्वर, मुनव्वर, हक दस्तूर की तो बात, हक तो है, बिल्कुल है, लेकिन जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में जानना चाह रहे हैं। देखिए, सूरत हाल जैसी भी हो, ये आप जरूर कह सकती हैं कि बाद शख्सियात जो कि मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व हैं उनके लिए ये मसला हो कि वो इलेक्शन ना लड़ सकें, लेकिन बतौर जमात आप ये बात नहीं कर सकते कि भी उनको बतौर जमात इलेक्शन के हक से महरूम कर दिया जाएगा। उसकी कोई ना तो कोई नज़ीर मौजूद है और ना ही इस तरह का कोई मामला है इस तरह कि भी किसी भी सियासी जमात को एक अफराद के रवैये के ऊपर वो पूरे तरीके से इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए। तो ये वाला मामला ऐसा ही है। तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ की बात शख्सियात जिनके ऊपर चार्जेस लगे हुए या चेयरमैन साहब जिस तरह उनको सजा हो चुकी है एक मामले में, अभी उनकी पिटीशन वो चल रही है। तो चूंकि तोशाखाना केस में सजा से पहले ये बात तय हो गई थी, असम्बली ने ये कानून मंजूर कर लिया था कि अभी खाली सजा के मुअत्तली जो है वो काफ़ी नहीं होगी, बल्कि उसमें बरियत होना ज़रूरी होगा, नहीं तो मुअत्तली जो नाहली का अरसा वो बरकरार रहेगा। तो ये वाला मामला है। अभी तक तो सिर्फ ये चेयरमैन साहब के ऊपर ही है, बाकी जो पीटीआई की लीडरशिप है वो मुख्तलिफ मुकदमात में पाबंद सलासिल ज़रूर है, अपने केसेस लड़ रहे हैं, जेलों में भी है, अदालतों में भी पेशियां उनकी हो रही हैं, सारा कुछ है, लेकिन कहीं से ये अंदिया नहीं आया कि भी वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उन्हें दस्तूर पाकिस्तान वो इस बात की गारंटी करता, तो मेरा नहीं ख्याल कि भी पूरी सियासी जमात ही वो इलेक्शन ना लड़ सके। अलबत्ता शख्सियात के ऊपर आपकी बात दुरुस्त है कि बाद शख्सियात शायद इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। बाकी पीटीआई वो पूरी तरह इलेक्शन कैंपेन के लिए तैयारियों में मसरूफ भी है। अगर आप विजिट करें मुख्तलिफ हलकों का तो आपको यकीनी तौर पे पीटीआई के वोटर सपोर्टर मिलेंगे और वो अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। जैसे ही ये इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट होगा तो फिर आप देखेंगे कि पीटीआई के झंडे भी लगेंगे और लोग भी जलसे भी करेंगे, नारे भी मारेंगे, अपने अपने उम्मीदवारों की कैंपेन भी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो एक ही शख्स का नाम है जिनका नाम चेयरमैन पीटीआई है और वो आजकल जेल के अंदर है। मुनव्वर साहब की बात से इत्तेफाक करें इम्तियाज़ साहब? देखिए, एक हद तक है इत्तेफाक के किसी जमात का जो है उसको बाहर नहीं रखना चाहिए, लेकिन माजी में हुआ है, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, ख़ुद मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है, अवामी नेशनल पार्टी के साथ हुआ है, कई जमातों के साथ इस तरह हुआ है। तो उसमें ठीक होना नहीं चाहिए, जाहिर है कि एक पार्टी है और उसमें, और आप बोलें जी एक नाम है, जैसे कि ये बहस चल रही है जी चेयरमैन पीटीआई नहीं होंगे, नहीं बिल्कुल जमात तो उन्हीं से है ना। चले आप ये बात कर लेते हैं, 2018 की बात कर लेते हैं। क्या मुस्लिम लीग नून का नाम क्या है? शहबाज शरीफ नाम है, मरियम नवाज नाम है, जफरुल हक नाम है, नवाज शरीफ नाम है। तो 2018 के इलेक्शन में उनको क्यों नहीं आपने हिस्सा लेने दिया, क्यों बाहर रखा? फिर भी थी मुस्लिम लीग नून थी, आई, और इस तरह और कई जमातों की, क्या बीबी को नहीं जब इलेक्शन में हिस्सा लेने देते थे? पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन क्यों बनी थी? इसलिए बनी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इंतखाबी निशान तीर कब आया है? जब तलवार इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। और MQM ने पहला इलेक्शन जो भरपूर जीता था असम्बलीज़ में और ये लोकल बॉडीज़ में, वो ताले पे लड़ा था, बाद में ताला नहीं दिया था तो उन्होंने पतंग दे दी गई थी। उस वक्त उन्होंने पतंग को इंतखाबी निशान बना लिया, पॉपुलर हो गई थी, तीर जैसे पॉपुलर हो गया। तीर थोड़ी था इंतखाबी निशान पीपल्स पार्टी का। आज तीर दिला तीर भी जा, आप इतना मारूफ उधर उसका नगमा बना हुआ है, उसके तलवार था, जुल्फ़कार अल जुल्फ़कार इंतखाबी निशान था उसका। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि पार्टीज़ को या पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को आप इलेक्शन से बाहर रखें। पॉलिटिकल पर्सनालिटी, महातिर मोहम्मद की हिस्ट्री देखें, मैं नहीं बात कर, आप जाएं गूगल के ऊपर और महातिर मोहम्मद साहब की हिस्ट्री देख लें। तैयब अर्दवान मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी नॉट ओनली तुर्की, पूरे वर्ल्ड यानी इस्लामिक वर्ल्ड की, उनकी भी हिस्ट्री देख लें। क्या उनके खिलाफ मुकदमात नहीं है? नहीं थे। उनके साहबजादे
ऐसा नहीं है। बंदा होता है, जब आप उसको ब्लेम कर रहे होते उसका टैलेंट आप गंवा देते। नवाज शरीफ पे इतने आपने इल्ज़ाम लगा दिए, इतने सारी चीज़ें कर दी, क्या पूरी दुनिया में उसका नाम नहीं है नवाज शरीफ का? आज भी वो खड़ा होकर किसी से बात करता है बादशाह से तो उसी लेवल के ऊपर बात करता है। और जो हमारे जो बदतरीन जो दुश्मन है हिंदुस्तान, उसका जो सरबराह जो भी हो, चाहे मोदी हो चाहे वाजपेयी हो, जो उसके कहने के ऊपर लाहौर आ जाता है, बस में चढ़ के आ जाता है यहाँ पर। क्या आसिफ जरदारी को आप बिल्कुल कुछ भी कहते रहे? मिस्टर 10% कैसे शुरू हुआ था? आप एक प्रोग्राम रखे, मैं पूरा बताऊंगा कि जाम शादी के दौर में मिस्टर 10% क्यों रखा गया था इनका नाम, और किस तरह से एक केस बनाया गया था झूठा इनको जेल में रखने के लिए। अब वो फिर अगर बात यह है कि वो इस्टेब्लिश हो गया, लोगों को दहशतगर्द बना दिया। जो सियासतदान होते हैं, हमने फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया, हमने शेख मुजीब के साथ क्या किया, हमने खुद कायदे आज़म के बारे में क्या कहते रहे, हम लियाकत अली खान साहब के बारे में क्या, ऐसे मोस्ट पॉपुलर आपको मिलेंगी। बादशाह खान मरहूम के बारे में क्या कहते रहे? क्या बादशाह खान जिन्होंने अपना घर भी नहीं, वो तो ऐसी खद्दर पहन के घूमते रहते थे, और उनकी पूरे खानदान। तो ये सियासतदानों के साथ नहीं होना चाहिए। बदतरीन आप उनसे इख्तलाफ करें, भले कुछ भी करें, मगर इस तरह की जो मुकदमातबाजी होती है, उन्हें गद्दार कहना, उन्हें बागी कहना, ये जितनों को पाकिस्तान में बागी कहा गया, फिर जब वो वर्दी वाली सरकार आई उन्होंने आके उनको सही ओपन भी किया, उन्होंने सारी चीजें वो की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ पर जब आके इस दौर में क्या जाता है ना, नहीं जनाब अगर ऐसा नहीं हुआ, चेयरमैन पीटीआई नहीं हुए तो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे इंतखाबात, बल्ला अगर उसमें नहीं हुआ तो भाई शेर तो अब आया है जब ये नवाज शरीफ का बार बार इलेक्शन लड़े, वरना मुस्लिम लीग का इंतखाबी नून भी जब उस तरह बनी। तो ये है शुमाइला के सियासतदानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मोस्ट पॉपुलर जो इनके साथ, ना सियासी जमातों के साथ। मगर ये कहना सही नहीं है कि फला होगा तो ये होगा। बहुत सारे नवाज शरीफ, बेनजीर साहब, पता नहीं किस किस को बहुत सारे लोगों के साथ बाहर हो चुका रखा है। गया। जरा काशिफ से बात करते हैं। काशिफ, नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारर तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चेयरमैन पीटीआई कई साल जेल से अब बाहर ही नहीं आएंगे। आप इस पर क्या कहेंगे? कैसा मुस्तकबिल है और उस तरह से इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी तहरीक इंसाफ? शुमाइला, तहरीक इंसाफ अब तक और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अब तक मकाफात अमल का शिकार है, और वो सियासी मकाफात अमल में आज जो जो कुछ उनके साथ हो रहा है, ये सब वही है जो उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में अपोजिशन के साथ किया। और अब सिर्फ एक सियासी मकाफात अमल रह गया है जो तहरीक इंसाफ ने बाहिसियत जमात देखना है, और देखना यह है कि वो ये देख पाते हैं कि नहीं, और वो ये है कि इनसे इनका इंतखाबी निशान ले लिया जाए। इसकी दलील ये है कि सेनेट के इलेक्शन में नून लीग से, नवाज शरीफ से उनकी टिकट का हक ले लिया गया था और उनके सेनेटर आजाद मुंतखब हुए। लास्ट मोमेंट काश के उस वक्त तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े सियासी अकाबरीन, बड़े बड़े इनकलाबी लीडर जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जमातें बना के बैठे हुए हैं और तमाम के तमाम इल्जामात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे डाल रहे हैं, परवेज खटक समेत तमाम के बातें कर रहा हूँ, ये उस वक्त आवाज उठाते और कहते हैं कि ये काम गलत हो रहा है। इनमें से किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये सारे वो लोग जो आज कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी गलत थी, जो आज बुशरा बीबी पे तनकीद कर रहे हैं, जो आज दीगर अकाबरीन पे तनकीद कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए मैं इनको कवर करता रहा करीब से, ये सारे के सारे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की खुशनुदी हासिल करने के लिए हर झूठ सच आके मीडिया पे बोलते थे अपने मुखालफिन के ऊपर। ये रिकॉर्ड की बात है, कोई इसको तस्लीम करे या ना करे। अब आ जाए बात कि जो बात मेरे भाई इम्तियाज फरहान ने की, मेरी भी आपको गुजारिश है, आप रखिए एक प्रोग्राम इस टॉपिक पे कि किस सियासी लीडर ने किसके ऊपर क्या इल्जामात लगाए, किसने किसको क्या अलकाबात दिए, किसने 10% का फार्मूला पेश किया, किसने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की किरदार कुशी की, किसने जरदारी साहब की किरदार कुशी की, किसने पेट फाड़ना था, किसने पैसे मंगवाने थे, और कौन फिर चाह के साथ खड़ा हो गया वजीर आजम बनने के लिए, और अब कौन अपने वादों से मुकर रहा है। इन तमाम हकाइक की एक डिबेट होनी चाहिए। लोगों को बताइए कि आज जो बातें ये कर रहे हैं, ये कल तक मुखालफिन थे, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर मुकदमात किए, एक दूसरे के खिलाफ किरदार कुशियां की। किसने पैसे दिए अपनी लॉबिंग के लिए, किसने पैसे दिए हुसैन हक्कानी को कि बीबी का किरदार कुशी करे? ये नून लीग क्या नहीं थी? मेरा नुक्ता नजर ये नहीं है कि सियासतदान ही सियासतदान के खिलाफ इस्तेमाल हुए। इस बात को समझना चाहिए। कोई बाहर से आके इस्तेमाल करने वाला उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक आप अपना कंधा पेश नहीं करते। अगर तहरीक इंसाफ के अकाबरीन इस्तेमाल हुए तो गलत हुए,
माजी में नून लीग इस्तेमाल हुई तो गलत हुई, पीपल्स पार्टी इस्तेमाल हुई तो गलत हुई। ये अगर बात इस तरफ जाएगी तो जो 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 जरदारी साहब की हुकूमत के खिलाफ जो सबसे बड़ा स्कैंडल बना मेमू गेट का, क्या नवाज शरीफ साहब अदालत नहीं गए थे एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ? नवाज शरीफ साहब की आप हिस्ट्री उठा लीजिए, जी ये काशिफ। जब मुश्किल में होंगे ये आपको तरला मारते नजर आएंगे, और जब ये ताकत में आएंगे ये अपनी पॉलिसियों को इम्पोज करेंगे जोर जबरदस्ती। अभी कल तक की बात है, ये तमाम पीडीएम मिलकर तहरीक इंसाफ को बाहर निकालने के दर पे थी, आज वो कहते हैं हम किसी सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। सही। काफली कहती है हमसे वादा किया सीट एडजस्टमेंट का, पीपल्स पार्टी कहती है हमसे वादा किया, और जो लोग इनके साथ आए उन्होंने इनकी सियासी जमातें ज्वाइन की, क्या उनको टिकट होगी? इन्होंने अपने दी तो ये साथ खड़े हुए। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि राजा रियाज साहब के साथ इनके मामला तय है, आज राजा साहब नून लीग में चले गए। तो बात यह है कि सियासत है, सियासत हसूल इक़्तिदार का नाम है, आप इक़्तिदार हासिल कीजिए लेकिन जुबान से वो जुमले ना निकालिए जो कल सारी जिंदगी जिनका पालन आप ना कर सके और आपको जवाब देना पड़े, और फिर आप मीडिया को हद तनकीद बनाए कि मीडिया आपको तनकीद करता है। मैं तो समझता हूँ कि सियासत है कीजिए, उनका भी हक है, आपका भी हक है, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि अगर उन्होंने कल गलत किया था तो वो भुगत रहे हैं, आप गलत करेंगे तो आप भी यानी जबान पे कंट्रोल रखा जाए। ठीक है काशिफ, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इंतखाबी मुहिम का आगाज हो चुका है, जैसे ही इलेक्शन का ऐलान किया गया है। अब क्या हुकूमत बनाने के लिए सियासी इत्तेहाद नागुज़ीर है, और आवाम के इत्तेहाद में, आवाम के मफाद में जो है वो कौन सा इत्तेहाद जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? आवाम की उम्मीदें क्या हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। अगर MQM की बात की जाए तो MQM पाकिस्तान ने भी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और कराची में इलेक्शन ऑफिस भी कायम कर दिया गया है। इसके अलावा काफली की जानिब से भी कह दिया गया है कि नून लीग के साथ वो इत्तेहाद करेंगे, तहाँ पीपल्स पार्टी के साथ अभी कोई इस हवाले से बात नहीं हुई है। बहरहाल जो भी है, आवाम के लिए कौन सा इत्तेहाद फ़ायदेमंद साबित होगा, और क्या कोई सियासी जमात इस पोजीशन में है कि वो अकेले ही लेके चल सके मुल्क को? क्या कहेंगे इम्तियाज़ साहब? देखें, क्यों नहीं है, ऐसी अकेली जमातें होती हैं। मुस्लिम लीग नून की 2 मरतबा बिला शिरकत गैर हुकूमत बनी, लेकिन देखें उसमें शामिल किया जाता है। जब 2/3 मेजोरिटी 2 टाइम मिली नवाज शरीफ साहब को, तो उसके बावजूद उन्होंने हुकूमत में शामिल किया था। एक मरतबा MQM भी शामिल थी, और फिर बाद में और दूसरे लोगों को भी शामिल किया। ऐसा नहीं होता। और पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत बनी थी 2008 में, उन्होंने भी कई एक सियासी जमातों को अपने साथ शामिल किया था, ताकि एक गुड गेस्चर पे कि अपना इख्तिलाफ कम से कम करने के लिए, कि ताकि मुखालफत कम से कम हो। और ये उसूल होता है सियासत का कि अपने मुखालफिन को कम करें आप, और अपने लिए एक अच्छा माहौल पैदा करें, जो कि ये रिवायत गुज़िश्ता 4-5 साल में, 6 साल में ख़त्म होती गई है। अब फिर से अगर रिवाइव हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये होता है हर जगह के इत्तेहाद बनते हैं, बिगड़ते हैं। माजी में अगर देखें तो 18-19 इत्तेहाद बन चुके हैं, बड़े बड़े इत्तेहाद बने। नवाब नुसला साहब की सरबराही में ज़्यादा कई एक इत्तेहाद बने थे और होते हैं। अभी भी देखें PTI की सबसे बुनियादी गलती ये, वो डायलॉग करने को तैयार नहीं है किसी से, अभी भी नहीं करने को तैयार है। आप किसी PTI के दोस्त से बात करें ना, वो आप पे ऐसा होगा कि जैसे आपने पता नहीं क्या कह दिया। भाई सियासत के रमूज यही होते हैं। जब वो पीपल्स पार्टी ने और नून ने जो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, क्यों किया? इन्हीं हालात की वजह से किया। अब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनाब फला, ओ भाई कई इत्तेहादों में तो खुद चेयरमैन PTI रहे। मैं तो APDM बार बार कोट करता हूँ, फजलुर रहमान उसके सरबराह थे, महमूद खान अचकजई थे, लाला असफंदियार, वली खान साहब थे, सारे थे। तो उसके अंदर तो ये नंबर 3 4th पोजीशन में हुआ करते थे, और बाइकआउट भी किया। शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती रहीं, उसमें सिर्फ नवाज शरीफ आए, उन्होंने ज्वाइन किया। ये जो इलेक्शन जब हुए थे तो उससे उनको फ़ायदा हुआ, जब ये PTI के चेयरमैन और दूसरे बाहर रहे। फिर सेकंड टर्म में जाके जो सूबाई असम्बली के हुए, मौलाना फजलुर रहमान एकदम इन हुए इलेक्शन में, तो आपने देखा वहाँ पे उनकी हुकूमत बन गई थी, सारी चीज़ें। तो ये इत्तेहाद बनते हैं, उसमें होते हैं, एक दूसरे से कमिटमेंट होती है। क्योंकि अगर सुपर मेजोरिटी भी हो ना, अच्छा लोग ये बोलते हैं कि जनाब PTI की अकेली हुकूमत थी, उनके खिलाफ 13। ओ भाई नहीं यार, खुदा के बंदो, 8 जमातों की हुकूमत बनी हुई थी। PTI थी, उसके अंदर बाप थी, MQM थी, मुस्लिम लीग Q थी, और हमारी MWM थी, और ये 6-7 जमातें उन्होंने शामिल की हुई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अकेली जमात थी, ओ अकेले के सामने ये सारे खड़े हो गए 13 जमातें। वो नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता। और जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उसके साथ भी ये सारे थे। लेकिन
अखलाकियात रहनी चाहिए, अखलाकियात होनी चाहिए। MQM ने ज़ाहिर है शुरू किया, अभी नून की जानिब से उस तरह अब तो इस्तकबाल की सिर्फ बात हो रही है, इंतखाबी मामला शुरू ही हुआ। बिलावल ने ऐलान किया था, जो यहाँ से सिंध में से गए, वो पंजाब में गए, अब आजकल सही। तो वो छुट्टी पर गए हुए, वो इंतखाबी यानी मुहिम का ऐलान किया था। ठीक है। लेकिन देखें कि वो नौजवान ने ऐसा काम किया कि पीपल्स पार्टी सिंध में बड़े ढोल बजे थे कि जनाब सही। फला आएगा और फला जा रहा है, फला जा रहा है। उसने विजिट करके कम से कम अभी तक की इतलात है कि कोई ज़्यादा बड़ी कोई एक्टिविटी नहीं हो ठीक रही। है, ये सही। ज़रूर हो रहा था कि MQM, मुस्लिम लीग क्यू, GMT GDA के अपने मामलात आ गए, ये चंद जमातें मिलके कोई पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट करे। ठीक है। लेकिन ये ज़ाहिर है शहरी इलाकों में हो सकता है, देही इलाकों में नहीं। तो सियासत के रमूज जो है ना, वो हमें फॉलो करने चाहिए बिल्कुल। किसी भी सियासी जमात को। ठीक है। और PTI को मशवरा है भाई इत्तेहाद की जानिब जाएं और इत्तेहादी जमातों से बात करें। बहुत सारे सही। आपके लीडर ऐसे ठीक है। जिन पे पाबंदी नहीं है, वो भाई निकले बाहर, बात सही। करें, अपने हक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और ये वकला से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन- करवाना बंद कर दें, ये और फंसवा देंगे। सही। लेकिन अली जफर की जानिब से तो आज ये कहा गया है कि इंतखाबात के लिए PTI के पास लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं है। जरा ये काशिफ, सब माजी में ठीक है। नवाज शरीफ कहा करते थे। काशिफ आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल शुमाइला, देखें बात यह है कि सियासत में बातचीत होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने या तहरीक इंसाफ के अकाबरीन ने गुफ्तगू का रास्ता नहीं अपनाया तो आज वो प्रॉब्लम का शिकार भी हैं। और अगर ये जमहूरियत को लेके चलते कि अगर आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई, और उस वक्त मैं वहां पे यानी शायद मौजूद हूँ जिस तरीके से इस्तीफे दिए गए, और उससे पहले एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं ने कहा कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस ना छोड़िए, आपके खिलाफ अदम एतमाद आ गया, आप अपोजिशन में बैठ जाइए, लेकिन आप फ्लोर नहीं छोड़े, आप अपनी हुकूमतें नहीं छोड़े। लेकिन उनका अपना एक तर्ज हुकूमत था, उन्होंने कहा नहीं छोड़ना है, उसका आज वो खमियाजा भुगत रहे हैं। कोई शक नहीं कि सियासत में गुफ्तगू रहती है, रहनी चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल किया था शुरू में कि सियासी इत्तेहाद कौन से होने चाहिए, देखें जिस वक्त ये 8 जमातें मिल के तहरीक इंसाफ की हुकूमत बना के खड़ी थी, और वही इत्तेहादी छोड़ के जब दूसरी तरफ चले गए, नंबर गेम पूरा हो गया, अदम एतमाद हो गया। तहरीक इंसाफ उस वक्त अगर अग्रेसिव ना होती, असेंबली में बैठी रहती, तो आज तहरीक इंसाफ का शाखसाना हिस्सा ना बिखरता और ना इस तरह लोग मायूस होते। लेकिन चूंकि वो मुजाहमत की सियासत थी, जिद हटदर्मी की सियासत थी, वो जमात को यहाँ तक ले आई। अब अगर नून लीग के हवाले से, नून लीग और पीपल्स पार्टी JUI फेज जो कि मॉडल PDM का था, अगर यही सियासी जमातें मिलकर आइंदा 2024 के इलेक्शन में हुकूमत बनाती है तो ये बहुत बेहतर रहेगा। चूंकि तहरीक इंसाफ में एक मेजर मिस्टेक हुई, तहरीक इंसाफ ने जिद में आके 2-3 बड़ी सियासी जमातें थी उस वक्त मैंडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले नंबर पे तहरीक इंसाफ थी, दूसरे नंबर पे नून लीग थी, तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी थी। अगर तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेती या नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बना लेती, तो ना इतनी ब्लैकमेल होती छोटे छोटे तादियों से, और ना शायद मसाइल इतने बड़े बनते। ये अक्लमंदी की नून लीग ने कि 2 बड़ी जमातों ने अपने साथ 3 बड़ी जमातों को लगा के PDM बनाई और हुकूमत खत्म कर दी। अब भी अगर मुस्तकबिल में क्लियर मैंडेट बहरहाल किसी का नहीं देख रहा, और अगर हंग पार्लियामेंट होगी तो 2 बड़े स्टेक होल्डर अगर मिलकर हुकूमत बनाएंगे तो हुकूमत मजबूती से चलेगी। लेकिन अगर आप कमजोर सहारों पे हुकूमत बनाएंगे तो वो ज्यादा देर नहीं चलेगी। अब तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि अगर उनकी नशिस्तें, उन्होंने पावर शेयरिंग फार्मूले में आना है तो आ जाना चाहिए, और अगर वो कहते हैं कि हमें नहीं आना, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को माइनस किए बगैर ना तो नून लीग हुकूमत बना पाएगी और ना ही तहरीक इंसाफ हुकूमत बना पाएगी। पीपल्स पार्टी खुद हुकूमत मरकज में बनाए या ना बनाए, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर मरकज में हुकूमत बनना मुश्किल है। ठीक है, इस पर जरा मुनव्वर का मौक़िफ़ लेते हैं। मुनव्वर, मुज़ाकरात और इत्तेहाद का जो फॉर्मूला है वो आप कैसा देख रहे हैं, कितना फ़ायदेमंद होगा आइंदा इलेक्शंस में? देखिए, ये इलेक्शन के बाद के मामला है। मैं इलेक्शन में मैं पहले भी बात की है, और शायद मैं पहला आदमी था आपके प्रोग्राम में जिसने ये बात की थी कि मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में किसी जमात के साथ अलाइंस करने नहीं जा रही। अलबत्ता जो उसके साथ चली थी जमातें, उनके साथ वो 1-2 जगह पे सीट एडजस्टमेंट ज़रूर करेंगे। और मैं आज के दिन तक अपनी इस खबर के ऊपर कायम हूँ, मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में कोई बड़ा इत्तेहाद करने नहीं जा रही, और वो अपना इलेक्शन लड़ेगी। और उन्हें इस बात का यकीन है कि उन्हें पंजाब से इतनी मेजॉरिटी मिल जाएगी कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। दूसरी बात यह है कि हुकूमत साजी के अमल के दौरान
वो क्या वो दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद करेगी या नहीं करेगी। तो इसके ऊपर मेरी ज़ाती राय ये है कि वो JUI फे के साथ अलाइंस इनका होगा, MKM के साथ भी अलाइंस होगा, PMLQ के साथ भी होगा। पीपल्स पार्टी को वो ऑफर ज़रूर करेंगे, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की अपनी फाइन जजमेंट होगी कि क्या वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। तो ये वाला मामला मैं तो इसको देख रहा हूँ, और मुझे जहाँ तक सिग्नल जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें मैं सेंस कर रहा हूँ, मुझे तो यही लग रहा है कि आइंदा आने वाली हुकूमत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की होगी, मुस्लिम लीग नून की होगी, और उसमें उन्होंने अपना जिस तरह के लेग वर्क किया है और जिस तरह वो अभी रिसेप्शन को एक एग्जाम्पलरी बनाना चाह रहे हैं। आज ही की डेट में पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब ने एक लेटर जारी किया, और साथ में उन्होंने उन अकाबरीन से भी ये बात की कि वो जो मियाँ साहब से मुलाकात के लिए लंदन में तशरीफ फरमा है, वो भी पाकिस्तान वापस आ जाए 2-3 दिन के अंदर अंदर, ताकि मियाँ साहब के इस्तकबाल के हवाले से वो भरपूर तैयारियां कर सके। और ये अभी जो उनका पार्टी लेवल के ऊपर जो चीज़ें चल रही है, तो उन्होंने 1 मिलियन का टारगेट रखा हुआ। अगरचे ये इसको उस टाइम पे कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या 10 लाख लोगों ने ये अपना इस्तकबाल में शिरकत की या नहीं की, लेकिन ये है कि मुनव्वर, ये सवाल हम उस वक्त पूछेंगे कि कितने आदमी थे। कितने आदमी थे, सरदार 2 थे, फिर वो बात आ जाएगी आके। लेकिन ये कि मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड जरूर भर जाएगा। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो अभी तक जितना उनका बयानिया सामने आया, वो इंतखाबी बयानिया उनका ज़रूर होगा कि जिन्होंने 2018 में उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जो बुनियाद रखी थी, उन तमाम किरदारों को जो वो सजा दी जाए, और वो आइंदा इंतखाबात में ये अवाम से वादा करेंगे कि महंगाई उसमें कमी लाई जाएगी, बिजली के बिल जो है उसमें कमी, नरखों में कमी होगी, और आवाम को बेहतर रोजगार मिलेगा। जो ये वाले नारे जो उनके बन चुके हैं, ये तैयारियां अब नून लीग जो है उसकी पावर शो होने जा रही है, जिससे बहुत कुछ देखने वालों को, समझने वालों को पता चल जाएगा कि नून लीग जो है वो आइंदा इंतखाबात में कहाँ पे खड़ी होगी। ठीक है, मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, और बात वही है कि सियासी और मुआशी बहरान के ख़ात्मे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इत्तेहाद और एतमाद एक दूसरे पर किया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।